हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही भाग 84। गौरी को उसके घर छोड़कर मुन्ना काशी, अंजलि और वंश के साथ घर चला आया। अधिराज जी और बाकी सब घर वाले भी आ चुके थे। निशी और अंजलि अपने कमरे में चली गई। वंश सोफे पर बैठकर सुस्ताने लगा और मुन्ना अनु के कमरे में चला आया। मुन्ना ने देखा अनु सामान पैक कर रही थी। ये देखकर मुन्ना ने कहा, माँ, आप इस वक्त पैकिंग क्यों कर रही हैं? कल सुबह जल्दी निकलना है ना मुन्ना, तो सोचा अभी सब पैक करके रख देती हूँ, वरना सुबह जल्दी जल्दी में सामान भूल जाऊंगी। तुमने अपना सामान रख लिया? अगर नहीं रखा है तो मुझे ला कर दो, मैं पैक कर देती हूँ। अनु ने सूटकेस में सामान जमाते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, हम खुद कर लेंगे। पापा कहाँ हैं? मुन्ना ने पूछा। शक्ति ने आज जो कहा उसके बाद से मुन्ना का मुरारी से बात करना बहुत जरूरी हो गया था। वह नहीं चाहता था कि मुरारी अब किसी भी तरह की मुसीबत में पड़े और परेशान हो। वो तुम्हारे नाना जी के साथ है। पता है मुन्ना, जब तुम्हारे पापा से भी शादी हो रही थी तब पापा उनसे बहुत चिढ़ते थे, और अब देखो हर वक्त उनके साथ रहते हैं। अनु ने मुन्ना की तरफ देखकर कहा। मुन्ना मुस्कुराया और वहां से चला गया। वह अपने कमरे में आया और अपना सामान अपनी बैग में रखने लगा। कुछ कपड़े बैग में रखते हुए सहसा ही मुन्ना को उर्वशी का ख्याल आया और वह मन ही मन खुद से बड़बड़ाने लगा। सगाई वाली रात उर्वशी यहाँ आई थी, लेकिन उसके बाद से उसे हमने ना देखा, ना ही किसी ने उसका जिक्र किया। उर्वशी यहाँ क्यों आई होगी? शक्ति ने भी हमसे बातें छुपाई, लेकिन हम पापा को इन सब का शिकार बनने नहीं दे सकते। हमें उन्हें इससे निकालना होगा, लेकिन कैसे? हम सारे सबूत पहले ही शक्ति को दे चुके हैं। कल सुबह बनारस जाने से पहले इस समस्या का हल निकालना ही है। ये अकेले में किससे बातें कर रहे हो मुन्ना? लगता है गौरी का प्यार कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा है तुम्हारे। वंश ने कमरे में आते हुए कहा। वंश की आवाज से मुन्ना की तंद्रा टूटी और उसने कहा, तुम मुंबई वापस कब जा रहे हो? कल सुबह तुम लोगों के साथ निकल जाऊंगा। मैंने अपनी टिकट भी बुक कर दी है, वंश ने कहा। और तुम्हारी शूटिंग, क्या वो अभी बंद है? मुन्ना ने गंभीरता से पूछा। हाँ, वो मेरे डायरेक्टर को एक हफ्ते के लिए कुछ काम था। कल रात वो मुंबई आ जाएगा। उसके अगले दिन से शूटिंग है। एंड ट्रस्ट में मुन्ना, उसके बाद में बहुत बिजी होने वाला हूँ। लेकिन तुम्हारी शादी में मैं एक हफ्ते पहले बनारस आऊंगा, वंश ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। मुन्ना अपना सामान बैग में रख चुका था और उसे बंद करते हुए कहा, और निशी से अपने दिल की बात कब कह रहे हो? वंश ने जैसे ही सुना हैरानी से मुन्ना को देखा और हिचकिचाते हुए कहा, कौन सी बात? कौन सी बात? मुन्ना, वो बस मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। मुन्ना ने वंश को देखा और कहा, वंश, तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, पर हमें नहीं। तुमने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा वक्त हमारे साथ बिताया है। हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं। दोस्त दोस्त के लिए हम आधी रात में बाहर नहीं जाते। दोस्त के लिए हम अपना ईगो साइड नहीं करते। और दोस्त के लिए बस मुन्ना, निशी और मैं सच में दोस्त हैं, और वो बस मुझे अच्छी लगती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, वंश ने उठते हुए कहा और शीशे के सामने चला आया। शीशे में देखते हुए वह अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। मुन्ना ने पलटकर उसे देखा और वंश में आ रहे बदलाव को महसूस किया। मुन्ना मुस्कुरा उठा और मन ही मन खुद से कहा, तुम्हारे चेहरे की रंगत बता रही है वंश, निशी अब सिर्फ तुम्हारी दोस्त तो नहीं है। वंश वापस मुन्ना की तरफ आया और कहा, मुन्ना, जब हम लोग ऊपर थे तब तुम अचानक से कहाँ चले गए थे? और फिर शक्ति भी तुम्हारे पीछे पीछे चला गया था। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो मुन्ना? I mean, तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो ना? देखो मुन्ना, मैं भले कहीं भी रहूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा कल आऊंगा। मुन्ना ने सुना तो वंश की तरफ पलटा और कहा, ऐसा कुछ होता तो हम सबसे पहले तुम्हें जरूर बताते। हम चाहते हैं तुम अब अपना पूरा ध्यान अपने सपनों में लगाओ। तो फिर तुम इतना उदास क्यों हो? मैं महसूस कर रहा हूँ मुन्ना कि तुम सिर्फ बाहर से ठीक दिखने का दिखावा कर रहे हो, पर तुम परेशान हो, वंश ने कहा। मुन्ना मुस्कुराया और कहा, हम उदास हैं क्योंकि हम अपने बनारस से दूर हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी पहली मोहब्बत तो बनारस है और उसके घाट हैं। फिर तो तुम्हारा उदास होना बनता है मुन्ना।
वंश ने मुन्ना को छेड़ते हुए कहा। तुम अपना बैग पैक कर लो, हम सोने जा रहे हैं, मुन्ना ने कहा और अपना बैग उठाकर साइड में रख दिया। वंश, जो कि आलसी लड़का था, उसने अपने फैले हुए कपड़ों को साइड किया और बिस्तर पर लेटते हुए कहा, वो मैं सुबह कर लूंगा, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट मुन्ना। गुड नाइट, मुन्ना ने कहा और वंश के बगल में लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने मन ही मन सुबह शक्ति से मिलने का फैसला किया और आंखें मूंद ली। दूसरी तरफ वंश की आंखों से भी नींद गायब थी। कल सुबह वह मुंबई के लिए निकल जाएगा और उसके पास शूटिंग पर अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त निशी के साथ बिताएगा। सोचकर ही वंश के होंठों पर मुस्कान तैर गई। उसने बगल में पड़े तकिए को अपनी बाहों में भरा और आंखें मूंद ली। अनु सामान पैक करके सोने जा चुकी थी। अधिराज जी से बातें करते हुए मुरारी जैसे ही कमरे में जाने लगा, उसका फोन बजा। मुरारी ने देखा फोन यादव जी का है तो वे पीछे बरामदे में चला आया और फोन कान से लगाकर कहा, हाँ यादव जी कहिए। मैंने कबीर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, सुबह तक शायद उसे होश आ जाए। इस केस में कबीर सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन यादव जी ने बात अधूरी छोड़कर मुरारी को उलझन में डाल दिया। लेकिन का? मुरारी ने कहा, उर्वशी का कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने सब जगह पूछताछ की लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। क्या आपके पास कोई जानकारी है? मैंने सुना है आपकी उनसे अच्छी जान पहचान थी। यादव जी ने डरते डरते पूछा। उर्वशी का नाम सुनते ही मुरारी की आंखों के सामने सगाई वाली रात आ गई। उसके बाद से मुरारी ने उर्वशी को नहीं देखा था, ना उसके बारे में किसी से कुछ सुना था। उसने बेचैनी भरे स्वर में कहा, नहीं यादव, हमें कुछ नहीं पता। वो इंदौर आई थी लेकिन हमें नहीं पता क्यों। वैसे तुम इतना परेशान काहे हो रहे हो उसे लेकर? क्योंकि उनकी जान को खतरा है। उर्वशी चौहान साहब की खास थी और उनके काले कारनामों के बारे में सब जानती थी। बनारस में वो सबूत लेने आई थी, लेकिन वहां आकर वो आपके प्रेम में पड़ गई और उसने चौहान साहब को मना कर दिया कि वह आपको और आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उर्वशी कहीं चौहान साहब का असली चेहरा लोगों के सामने न ले आए, सोचकर उर्वशी को अपने रास्ते से हटाने के लिए चौहान साहब इंदौर आए थे। लेकिन अब ना चौहान साहब का कुछ पता चल रहा है ना उर्वशी का। यादव ने मुरारी को सारी बात बता दी। मुरारी ने जब सुना कि उर्वशी उससे प्रेम करने लगी थी और इसलिए उसने चौहान साहब के लिए काम करने से मना कर दिया, तो उसे उर्वशी से हमदर्दी होने लगी। हालांकि मुरारी उर्वशी से प्यार नहीं करता था, लेकिन उसे लेकर उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था। कुछ देर शांत रहने के बाद मुरारी ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर हमें उर्वशी को ढूंढना होगा। मैंने कुछ लोगों से बात की है, जैसे ही कोई खबर मिलती है मैं आपको बताता हूँ, और हो सके तो सुबह एक बार हॉस्पिटल जरूर आइएगा। शायद कबीर से कुछ जानकारी मिल जाए, क्योंकि आखिरी बार उर्वशी उसी से मिली थी। मैं रखता हूँ, सुबह आपको फोन करूंगा। यादव जी ने कहा और फोन काट दिया। यादव से बात करने के बाद मुरारी के चेहरे पर परेशानी के भाव झलकने लगे। वह खुशी खुशी इंदौर आया था, ये सोचकर कि परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएगा, लेकिन जाते जाते ऐसी कोई मुसीबत उसके सामने आएगी उसने सोचा नहीं था। फोन जेब में रखकर मुरारी जैसे ही पलटा, पीछे खड़े शिवम से जा टकराया। शिवम को वहां देखकर मुरारी के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी और उसने कहा, भैया आप यहाँ? मुरारी, हमने सब सुन लिया है, इसलिए हमें बहलाने या झूठ बोलने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। हमें बस इतना बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। शिवम ने एक टक मुरारी को देखते हुए कहा। मुरारी ने एक ठंडी आह भरी और शिवम को सब सच बता दिया। मुरारी की बातें सुनकर शिवम भी थोड़ा परेशान हो गया और कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कल सुबह तुम अकेले हॉस्पिटल नहीं जाओगी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है, मुरारी ने शांत स्वर में कहा। रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ, शिवम ने कहा और जैसे ही जाने लगा मुरारी से कहा, भैया। शिवम पलटा और कहा, हाँ, किसी और को इस बारे में पता न चले, हम नहीं चाहते हमारी वजह से सब परेशान हो, मुरारी ने धीमे स्वर में कहा। शिवम उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुरारी, आज से पहले हमने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा है? मुरारी ने ना में गर्दन हिला दी तो शिवम ने आगे कहा,
तो फिर आज कैसे छोड़ सकते हैं? तुम गलत हो और दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, तब भी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इसलिए ज्यादा मत सोचो, हमें पता है कि ये सब कैसे खत्म करना है। मुरारी ने शिवम की बातों में अपने लिए भरोसा देखा तो उसके गले लगकर कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया है भैया। शिवम ने मुरारी की पीठ थपथपाई और कहा, मुरारी, कोयले से रिश्ता रखोगे तो कालिक तो लगेगी ना, पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सोने जाते हैं, आप भी जाकर सो जाइए, मुरारी ने कहा और वहां से चला गया। शिवम वहीं खड़ा सोच में डूबा रहा। वहां से गुजरते हुए बाबा की नजर शिवम पर पड़ी तो वे उसके पास चले आए और कहा, अरे शिवा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? सोना नहीं है तुमको? बाबा की आवाज से शिवम की तंद्रा टूटी और उसने कहा, बस सोने ही जा रहे थे बाबा। बाबा ने शिवम को परेशान देखा तो उसका हाथ पकड़कर वहां पड़े तख्ते के पास बिठाया और अपने साथ बैठाते हुए कहा, बैठो। शिवम बाबा के बगल में बैठ गया और खामोशी से सामने देखने लगा तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा, क्या बात है शिवा, क्या सोच रहे हो? शिवम बाबा को असली वजह नहीं बता सकता था, इसलिए कहा, कुछ नहीं बाबा, बस मुन्ना और गौरी की सगाई के बारे में सोच रहे थे। सब इतना अच्छे से हो गया और कुछ महीनों में घर में इतनी अच्छी और प्यारी लड़की बहू बनकर आ जाएगी। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। दिवाली के बाद मुन्ना, गौरी और शक्ति काशी की शादी हो जाएगी। हम खुश हैं कि मरने से पहले अपने पोते पोती का विवाह देख लेंगे, बाबा ने कहा। शिवम ने सुना तो बाबा की तरफ देखा और कहा, कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, अभी तो बहुत कुछ देखना है आपको। हमारी बस एक ही इच्छा थी शिवा, बाबा ने कहा। शिवम ने बाबा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, हमें बताइए ना बाबा, हम पूरी करेंगे। बाबा मुस्कुराए और कहा, बनारस के पिताओं की तरह हम भी चाहते थे कि अपने बच्चों की शादी अपनी पसंद से करें। तुमने, मुरारी और राधिका ने प्रेम विवाह किया, हम तुम्हारी खुशी में खुश थे। फिर सोचा तुम्हारे बच्चों की शादी करवाएंगे, पर उन्होंने भी अपनी पसंद से जीवन साथी चुन लिया, तो हमारे मन में ना जे ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। शिवम ने देखा ये सब कहते हुए बाबा किसी छोटे बच्चे से मासूम दिखाई पड़ रहे थे, जो अपनी पसंद का कोई खिलौना पाने के लिए पिता से गुहार लगाता है। शिवम को याद आया कि मुन्ना और काशी तो अपना जीवन साथी चुन चुके हैं, लेकिन वंश अभी बाकी था। उसने बाबा की तरफ देखा और कहा, बाबा, हम ये तो नहीं कहते कि हम आपकी जे ख्वाहिश पूरी करेंगे, पर आपकी जे ख्वाहिश अभी भी पूरी हो सकती है। हम समझे नहीं शिवा, बाबा ने असमझ की स्थिति में कहा। शिवा मुस्कुराया और कहा, वंश अपने लिए किसी को पसंद करे उससे पहले हम उसके लिए कोई लड़की पसंद कर लेंगे, फिर तो खुश है ना आप? बाबा ने सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने कहा, मतलब महादेव की कृपा से एक अरेंज मैरिज तो होगी हमारे घर में। जवाब में शिवम ने हामी में सर हिला दिया और बाबा मुस्कुराते हुए सामने देखने लगे। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 84। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।